स्वागत है भाई सभी का आपके अपने YouTube चैनल SST विद जोगेंद्र शर्मा में। आज हम SST का आपका 10वीं क्लास का एक चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर का ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नाम से पहले जैसे नाम दिया हुआ चैप्टर का उसके अंदर दिया हुआ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। तो आप में से कोई बताएगा वैश्वीकरण क्या है? कोई बच्चा? चलो अच्छी कोशिश की है भाई बच्चे ने। मैं बता देता हूँ फिर भी। पहला ही आपका जो ये कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर आएंगे, ये वर्ड्स भी यूज होंगे तो आप समझ जाना कि वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, विदेशी निवेश क्या है। ये एक एक वर्ड आएंगे कि डेफिनेशन आपको सीरियल वाइज बताते रहेंगे। तो पहली हमारी है वो है वैश्वीकरण की। बेटा क्या करा रे, बंद कर दे। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की परिभाषा देखी जाए तो वैश्वीकरण है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। क्लियर है? यहां हम भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। तो यहां बात यह है कि अर्थव्यवस्था जुड़ती कैसे है। यहां अर्थव्यवस्था का जुड़ना है मतलब ये मान लो हम हमारी चीजें, हमारा प्रोडक्शन, हमारी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करें और वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने प्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करें। इस तरह से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और यही कहलाता है वैश्वीकरण। अब आप ये देख लो कि ऐसा फॉर एग्जाम्पल लगा लो, आप जूते हैं उनमें देख लो आप जितनी कंपनी है, नाइकी, एडिडास, रिबॉक, कितनी, क्या ये सिर्फ अकेले इंडिया में है? ऑल ओवर वर्ल्ड, हर देश में कहीं चले जाना ये ब्रांड हर जगह आपको मिलेगी। तो ये है तो किसी एक ही देश की, लेकिन हर जगह पहुंची हुई है। ऐसे ही आपके मोबाइल हैं, कितनी कंपनीज के हैं, कितनी कंपनीज के आपके LED टीवीज, कितनी आप देख लेना, हर जगह हर देश में ये चीजें अवेलेबल है। ये नतीजा किसका? सारा वैश्वीकरण का ही, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज हमारे साथ शेयर की है और हमने हमारा प्रोडक्शन उनके साथ शेयर किया है। और ये प्रोडक्शन को शेयर करना यही हमारा कहलाता है वैश्वीकरण। यही हमारा चैप्टर है, इसी के ऊपर ये डिपेंड है। अगला इसके अंदर वर्ड आएगा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण क्या है? अब उदारीकरण एक कीवर्ड है इसके अंदर, उदार। क्या है? उदार। उदार वर्ड का मतलब क्या होता है? उदार, दयाभाव। सही बताया आपने। काइंड बोलते हैं ना इंग्लिश में, उदार, दयालु, उसी वर्ड से बना है। इट मीन्स ये भी एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है। कोई मैं कह दूं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर है ना उदारीकरण है, इट मीन्स लिबरल है, वो थोड़ा सा ढील है, उसके अंदर छूट है कुछ। अपने व्यापार के जो नियम है ना, कोई भी देश है, कोई भी सरकार है जिसने अपने देश के व्यापार के कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अंदर जब वो कोई छूट देती है या कोई ढील देती है तो हमारा कहलाता है उदारीकरण। इट मीन फॉर एग्जांपल हम मान लो किसी देश में व्यापार करने के लिए जाते हैं, वो हमें आते ही कहते हैं कि हम तो 35% टैक्स लेंगे, आप जो प्रोडक्शन करोगे उसका 35% टैक्स हम लेंगे, कह दे मान लो। तो हमने जाके देखा यार 35% प्रोडक्शन मतलब 35% हम टैक्स देंगे, इतना हम खर्चा लगाएंगे, इतना हमारा टाइम खराब होगा, हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, फायदा क्या हुआ? तो हम मान लो वहां कहते हैं कि नहीं हम व्यापार नहीं कर सकते। उस कंडीशन में वो देश ही कहे यार ये कंपनी तो वापस चली गई, चलो ठीक है आप ऐसा करो, आप 15% दे देना। इट मीन्स उसने जो नियम थे उसके अंदर थोड़ी सी छूट दे दी ना हमें, तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ा कि अरे यार 35 से कम 15% टैक्स दे रहे हैं, चलो अब व्यापार करते हैं हम यहाँ। तो ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम होता है जो अपने व्यापार के नियमों के अंदर थोड़ी सी छूट देता है, थोड़ी सी ढील देता है, जो प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस उसकी लगी हुई ना उसके अंदर बदलाव कर देता है। अगला है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो सबने सुना होगा, किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन करते हैं, ठीक है। मतलब जब ये मान लो सरकार अपनी कोई कंपनी है वो किसी निजी व्यक्ति विशेष के हाथ में सौंप देती है, अपना पल्ला उससे झाड़ दिया उसने, उसका जो प्रॉफिट लॉस उसने जो भुगता वो पीछे का गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास BSNL है, अब तक तो ये गवर्नमेंट है, अब BSNL को लगेगा कि इसका खर्चा हम नहीं उठा पा रहे हैं, सरकार को लगेगा हमारा घाटा ही घाटा हो रहा है, वो उसकी बोली लगा देगी, नीलामी कर देगी कि BSNL को कौन खरीदना चाहता है। कोई व्यक्ति विशेष जिसके पास पैसे हैं, मोटी बड़ी कंपनियां, टाटा बिरला कोई होगा, वो कह दे कि हम BSNL को खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 5000 करोड़ में ले लो, इतने करोड़ में ले लो, जो भी है। फिर उसके बाद BSNL का सरकार से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, सारा किसके अंडर में आ जाएगी? किसी एक व्यक्ति विशेष के अंडर में आएगी। वो उसको चलाने के लिए जो भी प्लान, जो भी प्रीपेड, पोस्टपेड, जो भी उसको करना है, जितने भी उसको अपने टावर लगाने, जो फ्रीक्वेंसी सेट करना, वो अपने हिसाब से करेगा ना। इट मीन्स वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। मतलब अब तक वो सरकार की चीज थी, अब वो किसी व्यक्ति विशेष की हो गई। अब मेट्रो है, ये हमारी निजीकरण का है।
कभी कभी आपने सुना होगा कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण हो सकता है, रेलवे का निजीकरण हो सकता है, बीएसएनएल का निजीकरण हो सकता है, बिजली बोर्ड वालों का निजीकरण हो सकता है। वो यही होता है कि ये इनके ऊपर अब तक तो जो कमांड है वो सरकार की है, अब उसको हटा के किसी व्यक्ति विशेष को सौंप दी जाएगी, वो हमारा कहलाता है निजीकरण। तीनों में कोई पूछना है किसी को कुछ? चलो अगला आपका एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब एमएनसी क्या होता है? वैसे तो कई देखा होगा आपने, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो मान लो किसी देश में उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, इतना बजट नहीं था, इतनी वो आगे नहीं बढ़ी, वो उस देश तक ही सीमित रह गई। लेकिन कई कंपनी, कई ब्रांड आपने ऐसी देखे होंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चलती हैं। कहीं चले जाओ वो चीज़, वो ब्रांड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। वो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, ठीक है। आपके जो मोबाइल्स है ना, ये जितनी भी कंपनीज के, ये सारे एमएनसी के एग्जाम्पल हैं। आप जो कपड़ों की ब्रांड पहनते हो ना, वो एमएनसीज में आते हैं। जूतों की ब्रांड पहनते हो, जो आप इलेक्ट्रिक जो भी डिवाइस देख रहे हो, क्योंकि इनका प्रोडक्शन एक कंट्री तक सीमित नहीं रहता, ठीक है। 2 या 2 से अधिक देशों के अंदर अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है तो उस कंपनी को बोला जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो बहुत से राष्ट्रों में, बहुत से देशों के अंदर है अपना प्रोडक्शन कर रही है, वो हमारी होती है एमएनसी। अगला है निवेश, इन्वेस्टमेंट। अब आपने देखा होगा उत्पादन के लिए कई बार व्यक्ति क्या करते हैं कि पहले एक जमीन खरीदी, ठीक है, उस जमीन के ऊपर अपनी छोटी सी फैक्ट्री या कोई कारखाना सेटअप किया, वहां पे फिर मशीनें लेके आया, लेबर लेके आया, इन हर चीज के ऊपर उसने पैसा लगाया है। वो पैसा उसने क्यों लगाया? ताकि उसके रिटर्न में वो कुछ करके, प्रोडक्शन करके बेनिफिट कमा सके, लाभ कमा सके। तो वो उसका खर्च है, जो उसने जो पैसा लगाया है वो कहेंगे निवेश। क्या कहेंगे? निवेश, इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाएगा। लाभ के उद्देश्य से जब भी किसी कच्चे माल, जमीन या ये मान लो किसी लेबर के ऊपर या किसी मशीन के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है ना, वो हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हमारा आता है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब विदेशी निवेश क्या है? अब मान लो मैं इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूं, अपनी कोई कंपनी चला रहा हूं, मैं यहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरा कोई विदेशी निवेश नहीं है। लेकिन अगर मैं उस कंपनी को आगे लेके जाता हूं, 2 या 5 देशों के अंदर उसको विस्तार करता हूं उसका, और दूसरे देशों में जाके फिर उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करता हूं ना वहां सेटअप जमाने के लिए, वो विदेशी निवेश कहलाता है। इट मीन्स मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे देशों में जो भी सेटअप अपना करती हैं, उस टाइम जो पैसा खर्च करती है ना, वो सारा क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। क्लियर है? चलो अगला है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड के नियम्स, जो रूल्स, उनको कंट्रोल करता है। मतलब एक ऐसा संगठन जो पूरे विश्व में व्यापार को नियंत्रित करता है। पूरा वर्ल्ड है, उसके अपने नियम है भाई व्यापार करने की। ऐसा नहीं कि मनमाने रूल रेगुलेशन किसी के चलते हैं, किसी के नहीं चलते। एक संगठन बनाया गया है, इन सभी देशों ने मिलके उसके सदस्य वोटिंग वगैरह करके फिक्स किए जाते हैं, और वो कुछ रूल रेगुलेशंस बनाते हैं उन व्यापार को चलाने के लिए। तो वो जो संस्था होती है उसको बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, पूरे विश्व के व्यापार को कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, उन पर नियम कानून बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। अगला आपका है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार है भाई, कई देश ऐसे होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती है, ठीक है, तो कोई उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो बड़े बड़े सेटअप जमा सकें, यहाँ कंपनीज बना सकें। तो उनका क्या रहता है कि हमारे देश में दूसरे देश की कंपनियां आए, यहाँ सेटअप जमाएं, प्रोडक्शन के, हमें भी रोजगार मिले और हमें सामान भी मिले। ठीक है, इस उद्देश्य से वो क्या करते हैं, जो व्यापार के ऊपर जो रूल रेगुलेशन लगते हैं ना, उनको बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, आप आओ व्यापार करो खुलेआम। तो ऐसे जब नियम बनाए जाते हैं ना किसी देश द्वारा, वो कहलाता है मुक्त व्यापार। मतलब जब दो देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी नियमों के। नियमों का मतलब ये नहीं कि नियम नहीं है तो आप मनचाहा व्यापार कर लिया, यहां जाके गोला बारूद बनाने लग गए, लेकिन उनके ऊपर नियमों में छूट का मतलब उनसे टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा, कुछ इस तरह का। तो वो कंडीशन हमारी होती है मुक्त व्यापारी। जनरली ये तब की जाती है जब विदेशी निवेश है, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आकर्षित करने के लिए कि आओ और हमारे देश में। अब मान लो कोई कंपनी है, उसको इंडिया वाले कहेंगे हम तो 15% टैक्स लेंगे, नेपाल कहेगा हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो एक बार नेपाल की तरफ सोचेंगे वो
वो बात अलग है, उनको पता है कि इंडिया की मार्केट के आगे नेपाल की मार्केट कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार के लिए उनके दिमाग में आएगा लेकिन टैक्स भी तो नहीं ले रहे वो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है मुक्त व्यापार। फिर है सेज, ये एक व्यवस्था होती है किसी हिसाब की, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था तैयार की जाती है किसी भी देश द्वारा। उनको आकर्षित करने के लिए ना कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कोई मार्केट वगैरह अवेलेबल करा दी, उनके लिए ज़मीन अवेलेबल करा दी, कुछ अच्छे से रूल बना दिए कि आए वो और व्यापार करें, तो वो व्यवस्था हमारी कहलाती है सेज। अब है प्रोडक्शन बिफोर एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। जो प्रोडक्शन होता था, एक तो ग्लोबलाइजेशन से पहले का और एक ग्लोबलाइजेशन के बाद का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप नहीं समझ लो, जब अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी, पूरे सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने लग गए, वो कंडीशन। उससे पहले एक बार व्यापार होता था जब देश आपस में खुद के देश में व्यापार करते थे, और एक होने लगा जब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे। तो उन दोनों व्यापारों में क्या फर्क था? तो ग्लोबलाइजेशन से पहले जो व्यापार होता था ना, वो मोस्टली एक देश के अंदर अंदर ही रहता था, ठीक है। जैसे सूरत में कुछ प्रोडक्शन हुआ, वो कोलकाता तक पहुंचा दिया, कोलकाता से मद्रास पहुंचा दिया, मद्रास से मुंबई चेन्नई आ गया, हैदराबाद आ गया, हरियाणा पंजाब आ गया। ये पहले ये तरीका होता था ग्लोबलाइजेशन से पहले। और ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ तो फिर वो व्यापार इंडिया से बाहर निकल के वो यूरोप के कंट्रीज तक पूरा फैल गया, आस पड़ोस के देशों में फैल गया। तो जो एक देश के अंदर जो व्यापार होता था वो बढ़ के अब देश से बाहर निकलने लग गया था, ये था। अब फिर इसमें क्या होता था, पहले जो व्यापार होता था ना, वो मोस्टली कुछ सामान, अगर ग्लोबलाइजेशन ये नहीं है कि जैसे ही हमने इंडिया से बाहर कदम रखा व्यापार करने के लिए ग्लोबलाइजेशन शुरू होगा। ग्लोबलाइजेशन आप उस समय को मानो जब मोस्टली देशों के साथ मोस्टली चीजें एक दूसरे के साथ शेयर होने लगी थी तब। पर शुरू में जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था ना एक दूसरे देश के साथ, वो क्या होता था, कच्चा माल भेज दिया, खाने पीने की चीजें, मसाले मिर्च भेज दिए, ये चीजें होती थी, कपड़ा वपड़ा। और अब ग्लोबलाइजेशन के बाद हर चीज, कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं है जो इंडिया के अंदर बनती है और दूसरे देश में नहीं भेजी जाती, और जो दूसरे देश में बनती है और इंडिया के अंदर नहीं आती। आप छोटी सुई से लगा के हवाई जहाज तक लगा लो, हर चीज, सारी चीजें शेयर होने लगी। और पहले क्या होता था, पहले कोई टेक्नोलॉजी वगैरह होती नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी वगैरह का शेयरिंग नहीं होती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद तो टेक्नोलॉजी भी शेयर होने लगी। अब ये 4G आ गया, 5G आ गया, ये मोबाइल की कंपनियां हैं, देख लो आप, एक से चढ़ के एक अपडेट वर्जन ला रही हैं, लैपटॉप से लगा लो, हमारे सैटेलाइट से लगा लो। 4G हमने देखा 2G रेंज से शुरू हुई थी, 3G 4G 5G, कई देशों में 7G 8G तक पहुंच गई, वो भी आगे जाके शेयर होगी। क्लियर है? तो टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन के बाद शेयर होने लगी, जो पहले नहीं होती। ये 2-3 कुछ डिफरेंस इसके अंदर थे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव। अब वैश्वीकरण जैसे हुआ है उससे प्रभाव क्या क्या पड़े? सबसे पहले थे अंतर्देशीय उत्पादन, दूसरे देशों के साथ हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, आने की संभावना है आपका इसका थोड़ा सा कि उसके साथ दिखाया हुआ है, जैसे बीच में लिखे के ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव साइड में बना के लिखा देते हैं ना, पॉइंट्स वगैरह बना देते हैं, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आपका बुक में देख लेना। तो सबसे पहला तो इसमें इधर के अंतर्देशीय उत्पादन, दूसरे देशों के साथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही, सीधा देखे तो दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ना। फिर वस्तुओं का आदान प्रदान, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है भाई जिसका आदान प्रदान, जिसका एक्सचेंज हमें नहीं करे, वो छोटी से छोटी मैंने अभी बताया था, और बड़ी से बड़ी। निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। पहले तो इन्वेस्टमेंट हम हमारे सिर्फ इंडिया में करते थे, अमेरिका वाले अमेरिका में करते थे, रसिया वाले रसिया में, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड में। अब वो निवेश, वो इन्वेस्टमेंट अब बाहर भी होना शुरू हो गया, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज तभी तो आई हैं जो अपने देश से निकल के बाहर दूसरे देश में भी आके व्यापार करने लग गई हैं, वो हमारा बड़ा। फिर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि टेक्नोलॉजी का भी कितना रोल रहा है, और टेक्नोलॉजी भी कितनी एक दूसरे के साथ है शेयर हुई है। कंपटीशन भी बढ़ता है इससे, ग्लोबलाइजेशन होता है ना, तो चीजें ब्रांड, अब एक टाइम था आपको ये देखने को मिलेगा कि एक आज से 15 से 17 साल पहले जाओगे, आपको सिर्फ नेटवर्क एक सुनने को मिलता था, वोडाफोन, जिसका पहले नाम होता था हच, HUTCH, ठीक है, इसकी सिम आती थी। एक फिर बाद में आइडिया गई, तो उस टाइम कंपनी ज्यादा नहीं थी, तो मन चाहे रेट, ठीक है, जितना भी कॉलिंग का लगा उतना, मैसेज का लगा उतना। फिर धीरे धीरे एक आध कोई टाटा डोकोमो आ गई, फिर कोई रिलायंस आ गई, कोई रिलायंस की CDM में आ गई, फिर जियो आ गई, एयरटेल है, BSNL है, धीरे धीरे कितनी बढ़ गई, ये वैश्वीकरण के कारण बढ़ी हैं। और ये जब कंपनियां इतनी बढ़ गई ना, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो क्वालिटी अच्छी आएगी हमेशा। ये देख लेना, जहां भी प्रतिस्पर्धा, जहां भी कंपटीशन बढ़ेगा, वहां क्वालिटी निकल के सामने आएगी।
अब वोडाफोन वालों को पता है कि तुमने अच्छा प्लान, अच्छा नेटवर्क नहीं दिया तो रिलायंस तुमसे आगे निकल जाएगी, रिलायंस वाले सोचेंगे बीएसएनएल वाला तुमसे आगे निकल जाएगा। इस होड़ में वो उससे बढ़िया काम करने की सोच रहा है और वो उससे बढ़िया काम करने का। उसका फायदा हमें क्या मिला है कि एक तो रेट कम हो गए, ठीक है, जो 198 में 2 GB मिलता था वो अब तुम देख लो रोज का 2 GB मिलता है। देखो कितना फर्क आ गया, पहले कितने रेट लगते थे और अब कितने लगते हैं। तो कीमत भी एक लेवल पे आके रुक जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है, ये चीज़ भी ग्लोबलाइजेशन के कारण आती है। फिर ये क्वेश्चन है भारत की नई आर्थिक नीति 1991, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आपको बता देता हूँ 1991 के आसपास के 1991 की बात है। उस समय ये मान लो कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि दुनिया को ये लगने लग गया था कि भारत के अंदर अब इमरजेंसी बोलते हैं ना, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली। और हमारे वित्त मंत्री उस समय कौन थे? जाने माने हमारे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब उनको पता नहीं किस किस नाम से क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जिसको पता है ना मनमोहन सिंह चीज़ क्या है, वो उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलता है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्रियों में उनका नाम लिया जाता है। उनकी सूझबूझ थी कि किसी भी देश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खराब कंडीशन में भी इंडिया उभर जाएगा। उन्होंने 1991 में एक पॉलिसी लागू की थी जिसका नाम था एलपीजी। सुना है एलपीजी? सुना है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वेरी गुड। वो साइंस की लैंग्वेज में है। चलो सोशल साइंस की लैंग्वेज में भी आपको एलपीजी बताते हैं क्या होता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सही है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के अंदर अप्लाई की थी। इट मीन्स लिबरल कर दिया था। जो व्यापार के नियम थे ना, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी, वित्तीय घाटा पड़ गया था, बहुत पैसे की इतनी कमी आ गई थी, तो उन्होंने लिबरल कर दिया भारत के व्यापार को। इट मीन्स छूट दे दी, व्यापार करो, कोई भी आओ, तुम्हें ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई टैक्स नहीं, सिवाय 5 चीजों को छोड़ के। 5 चीजों के प्रोडक्शन पे उन्होंने बैन लगाया था। बाकी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करो, यू आर ऑलवेज वेलकम, हर कंट्री के लिए। 5 चीज मतलब जैसे ये मान लो कि आपके हथियार वगैरह, बारूद वगैरह, केमिकल्स, ठीक है, शराब, पटाखे वटाखे, ये चीजें जिनसे मतलब जो घातक होती है ना, हार्मफुल होती है, उन 5 चीजों को छोड़ के हर चीज के प्रोडक्शन के लिए सारे देश का उन्होंने स्वागत किया था, ताकि निवेशक जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर आए, प्रोडक्शन करें, हमें रोजगार मिले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए उन्होंने ये सारे कदम उठाए थे भाई, बहुत सराहनीय कदम था। फिर उसके बाद उनका प्राइवेटाइजेशन किया था। बहुत सी भारत की सरकारी कंपनियां उस टाइम ऐसी थी जो घाटे में चल रही थी, सिवाय घाटे के वो कुछ नहीं दे रहे थे, उनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया। बस इसको खरीदना खरीद लो, हम इनको नहीं रख रहे। उनका सिर्फ के ऊपर से थोड़ा सा बोझ हट गया, उसके बदले में कुछ पैसा मिला देश को, उन्होंने काफी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया। फिर ग्लोबलाइजेशन तो वैश्वीकरण मैंने बताया ही है, अर्थव्यवस्था को एक देश के साथ। अब सीधी बात है, व्यापार करने के लिए बाहर से आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा प्रोडक्शन होगा, कुछ एक्सपोर्ट होगा, कुछ इंपोर्ट होगा। मतलब ये इन्होंने शानदार तरीका अपनाया था और देखते ही देखते भारत की अर्थव्यवस्था एक शानदार मुकाम पर पहुंच गई थी और एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वाज टोटली सरप्राइज्ड कि भारत इतनी खराब स्थिति के बावजूद भी, जिन एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने ये कह दिया था कि अब तो होना ही होना है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगनी है, और वो मनमोहन सिंह जी ने नहीं लगनी थी। तभी से कहाँ बैठा फाइनेंशियल इमरजेंसी भाई, जब पैसे की कमी हो जाए ना देश में, उसको बोला जाता है। इवन ये भी कह दिया जाता है उसमें कि भी पैसे की कमी, आप लोगों को आधी सैलरी में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके खर्चे घटा दिए जाएंगे, किसी चीज़ के ऊपर जो खर्चा गवर्नमेंट करे वो थोड़ा सा कम कर देगी। भाई पैसे की कमी, आप अपने घर के खर्चे भी तो कम कर देते हो, किसी महीने में आपको सैलरी नहीं मिलती उसी हिसाब से एडजस्ट कर ले जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के पास भी जाते हैं, वर्ल्ड बैंक कौन सा फ्री में देगा भाई, ब्याज तो वैसे ही मिलेगा। पहले कोशिश करते हैं कि ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि हमें किसी से उधार लेना ही नहीं पड़े। हाँ गिरी वगैरह क्या, नहीं यार, वो हर चीज समय की जरूरत होती है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। चलो अब फिर है, ये जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी ना, उसके कारण क्या कहते हैं? पहला है राजकोषीय घाटा, मतलब राजकोषीय घाटा, हमारा जो खजाना था इंडिया का वो बहुत कम हो चुका था। व्यापार संतुलन, जो हमारे व्यापार के अंदर संतुलन था आयात और निर्यात का,
वो गड़बड़ाता है। अब हम किसी बाहर से मंगवाते रहें और भेजें कुछ भी नहीं, इट मीन्स हम किसी से मंगवा रहे हैं तो बदले में हमें पैसे ही देने पड़ेंगे, लेकिन हम सामान बाहर भेज रहे हैं तो बदले में हमें मिलेगा। तो ये जरूरी है, कोशिश तो हर देश की रहती है कि हम निर्यात ज्यादा करें और आयात कम, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है तो कम से कम बराबर तो रखें। तो वो व्यापार का संतुलन था वो भी गड़बड़ाया हुआ था। विदेशी मुद्रा की भी कमी हो गई थी, भाई विदेशी आएंगे, ठीक है, यहाँ व्यापार करेंगे तो विदेशी मुद्रा भी इंडिया के अंदर आएगी। कीमतों में वृद्धि, अब किसी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली उस चीज की कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है। अब खेतों में ना गेहूं भी उगाया जाता है और खेतों में मतलब केसर भी उगाया जाता है, क्या दोनों की कीमत बराबर है? क्योंकि केसर की खेती बहुत थोड़ी होती है, जिसका प्रोडक्शन कम होगा ना, जो चीज रेयर होगी, ठीक है, उसकी ऑटोमेटिक कीमत बढ़ जाएगी, और हर जगह जो चीज मिलेगी उसकी कीमत घटेगी। ये तो इकोनॉमिक्स का रूल है, ठीक है। पूर्ति जितनी ज्यादा हो जाएगी वो कीमत उतनी कम हो जाएगी। पूर्ति जितनी कम होगी, सप्लाई जितनी किसी चीज की कम होगी ना। अब ऑक्सीजन के सिलेंडर कोरोना में देख लो, थोड़े थे ना तो लाख लाख रुपए में खरीदे लोगों ने, और घर घर दुकान दुकान पे ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े तो कोई लाख रुपए दे देगा क्या? नहीं देगा। फिर भारतीय कंपनियां तैयार करना, अब विदेशी कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, ठीक है, उनसे कुछ हम भी मोटिवेट होंगे, कुछ इंडियन कंपनीज भी तैयार होंगी, ये भी एक किया गया था। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका एमएनसी और जो लोकल प्रोडक्शन के लिए जो कंपनीज होती है ना, उनका क्या रिलेशन होता है? मल्टीनेशनल कंपनी आती है ना कोई किसी भी देश में, तो वहां पहले वो देखते हैं कि लोकल में इस चीज की कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है। अब जूतों की कोई कंपनी किसी देश में आ रही है तो पहले वो एनालिसिस करते हैं, जिस एरिया में हम कंपनी खोल रहे हैं वहां हम देखेंगे कि जूतों की कौन कौन सी कंपनियां किस रेट पे बिक रही हैं, वहां के लोगों की कैपेसिटी पावर कितनी है, किस रेंज तक की वहां तैयार किया जाए। तो पहले लोकल कंपनीज वहां होती है ना, उनके साथ टाई अप करते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि उनसे आके कि हम उनको लुभाते हैं कि मिल के काम करेंगे, ठीक है। मिल के काम नहीं कर रहे हैं ना तो फिर उनको कोशिश करते हैं कि हाँ अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कि भी हम आपको बताएंगे कि किस टेक्नोलॉजी से हम जूते बना रहे हैं। वो तो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत से राष्ट्रों में, तुम्हारी अभी छोटी है, तो मोस्टली तो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम कर लिया जाए, या फिर उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर ले जाती हैं, या फिर क्या करती है मल्टीनेशनल कंपनी, जो स्थानीय जो लोकल कंपनीज है ना उनको ऑर्डर देती है कच्चे माल के लिए, तुम कच्चा माल हमारे लिए तैयार कर दो, हम प्रोडक्शन कर देंगे उसका, ठीक है। इस तरह के कुछ रिलेशन उनके साथ है वो स्थापित करती है। हाँ ये सारे उसी के एग्जाम्पल बेटा। तो ये आपके चैप्टर में भाई कंप्लीट पॉइंट्स थे, सारे आपने देख लिया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ओपन ट्रेड क्या है, सेज क्या है, पहले ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड हमारा व्यापार था वो कैसे होता था, फिर उसके क्या क्या तरीके, क्या उसका प्रभाव है, आर्थिक नीति 1991 की क्या थी, और मल्टीनेशनल कंपनी जो स्थानीय उत्पादक हैं उनका आपस में क्या रिलेशन। इन्हीं चीज़ों, इन्हीं पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को यूज करके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा भाई जो इनसे बाहर हो, इन्हीं को यूज करके आपको लिखने हैं। कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन को कितना भी लंबा बना सकते हो। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को अभी बता दो भाई चैप्टर में, ठीक है। ये चलो वीडियो के बाद आपको फिर बता दूँ, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये बच्चा एक पॉइंट्स पूछ रहा है, ये इस वीडियो के बाद इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।